ड्रामे की शुरुआत में हम पेई ग्रुप के नए प्रेसिडेंट फैंग को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे मीटिंग के बारे में बताता है कि आज कहाँ कहाँ और किसके साथ में मीटिंग है। फैंग कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि जिस लड़की को मैं पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ उसका क्या हुआ। यहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम दो बच्चों को भागते हुए देखते हैं जिन्हें कुछ गुंडे के लिए दौड़ा रहे थे। लड़के का नाम फैंग है जो कि पेई परिवार का होने वाला इकलौता उत्तराधिकारी है। फैंग भागते भागते थक जाता है और जिया से कहता है कि अब मैं और नहीं भाग सकता हूँ, इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। तो जिया कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, अभी तो तुम्हें बड़ा भी होना है और मुझसे शादी भी करनी है। जिया की बातें सुन करके फैंग एक ही लॉकेट के 2 टुकड़े निकालता है जिसे फैंग ने खुद ही बनाया था और वो उसे देते हुए कहता है कि इसे पहन लो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा, इसीलिए इस लॉकेट से मैं तुम्हें पहचान लूंगा। दरअसल में ये दोनों बच्चे डिनर पार्टी से भागते हुए आ रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तभी गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिया फैंग से कहती कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर जा रही हूँ, जिसका फायदा उठा करके तुम यहाँ से भाग जाना। इतना कह करके जिया गुंडों के सामने चली जाती है और गुंडे उसे पकड़कर उससे फैंग के बारे में पूछते हैं, मगर जिया कुछ भी नहीं बताती। कुछ देर के बाद में उसके फादर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। फैंग को जब होश आता है तो वो जिया के बारे में पूछता है तो गार्ड्स बताते हैं कि जब वो लोग आए थे तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जिया का क्या हुआ, वो मर गई या फिर जिंदा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब कहानी 15 साल बाद प्रेजेंट में आती है और फैंग इसी लड़की के बारे में असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि मैं हजारों लड़कियों की जांच कर चुका हूँ, मगर जैसा हुलिया आपने जिया का बताया था वैसी एक भी लड़की मुझे नहीं मिली। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि फूड डिलीवरी का जॉब कर रही थी और वो भी उसे 15 साल से ढूंढ रही थी और उसी लॉकेट को हाथ में लेकर के सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैंग मुझे भूल चुका है। तभी फैंग उसके सामने से क्रॉस होकर के चला जाता है और जिया को पता भी नहीं चल पाता है। तभी जिया के पास में कस्टमर का फोन आता है तो जिया भागते हुए कस्टमर के पास जाती है। इत्तेफाकन फैंग भी इसी होटल में दूसरे कमरे में होता है जहाँ वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग कर रहा था। जिया खाना लेकर के पहुँचती है तो देखती है कि उसका भाई रुई वहीं पर बैठा था। वो अपने भाई से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रुई कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये लोग ठीक नहीं है। तभी एक लड़का रुई से पूछता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है जो कि इतनी खूबसूरत है, मगर ये खाना बांटने जैसा घटिया काम क्यों कर रही है। तभी उनकी नजर उसकी कान पर पड़ती है और उसका हियरिंग निकाल करके सब उसका मजाक बनाने लगते हैं कि ये तो बहरी है। रुई उन सब से उसका हियरिंग वापस लेकर के देता है और कहता है कि मुझसे किसी भी प्रकार की सपोर्ट की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि मेरे फादर ने तुम्हें गोद लिया था और मैं तुम्हें अपनी सिस्टर भी नहीं मानता हूँ। जिया कहती है कि ठीक है, पर अभी फादर की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए घर चलो, उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। रुई कहता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है, जितनी भी मेरी सेविंग थी वो 15 साल पहले पापा ने तुम्हारे कान के इलाज में लगवा दिए, इसीलिए अब मेरे पास में एक भी पैसे नहीं है और तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवा करके उनसे पैसे ले सकूं, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी किसी भी बहरी लड़की से शादी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ से जाओ और अपना किडनी बेच करके अपने फादर का इलाज करवाओ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये सुन करके जिया रोती हुई वापस से जाने लगती है और रास्ते में फैंग से टकरा जाती है। टक्कर की वजह से उसकी हियरिंग नीचे गिर जाती है, जिसे उठा करके देते वक्त फैंग उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। जिया फैंग को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है, मगर फैंग तो वहीं खड़ा होकर के कुछ सोचने लगता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो फैंग कहता है कि पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे जिया जैसी लग रही थी। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप थके हुए इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो गूंगी और बहरी दोनों है, मगर इसने तो आपको सुना भी है और जवाब भी दिया है, इसीलिए वो ये लड़की नहीं हो सकती है। जिया के जाने के बाद में उसका भाई बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज थे और चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी उसका एक दोस्त उसे वांग की फोटो दिखाते हुए कहता है कि यही एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। रुई पूछता है कि ये कौन है, तो उसका दोस्त बताता है कि दिहाओ ग्रुप के रॉयल होटल का मैनेजर है, जिसे कम उम्र की लड़कियां पसंद आती हैं, इसीलिए तुम अपनी बहन को उसके पास में भेज दो, वो तुम्हें 2 मिलियन दे देगा। वैसे भी जिया तुम्हारी सगी बहन थोड़ी है। यहाँ रुई सोचने लगता है कि पैसे न होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड तक उसे शादी करने से मना कर दी और छोड़ करके चली गई, इसीलिए वो जिया को वांग के हाथों भेज देता है और जिया को फोन करके उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैंने रॉयल होटल में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। हम लोग आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए तुम पहले पहुंचो, मैं पापा को लेकर के आता हूँ, जिसके बाद हम लोग केक काटेंगे। ये सुन करके तो जिया बहुत खुश हो जाती है और रॉयल होटल में पहुंच जाती है। इधर फैंग भी होटल के मैनेजमेंट को चेक करने के लिए आया होता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर के आ रहा हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दरअसल में फैंग को हाइपोग्लाइसीमिया नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे बिना खाए चक्कर आने लगते थे। फैंग अभी लिफ्ट में इंटर हुआ था, तभी वहाँ पर
पर जिया भी आ जाती है और फैंग से कहती है कि क्या इत्तेफाक है, हम लोग दोबारा से मिल गए। पर फैंग उसके बातों का जवाब नहीं देता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसे देख करके जिया उसे संभालती है। तब तक उसका असिस्टेंट आ जाता है और जिया उसे छोड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता नहीं ये लड़की मुझे मेरे बचपन की सेवियर क्यों लगती है, क्योंकि मैं जब भी उसके करीब जाता हूँ तो मुझे उसी लड़की की फीलिंग आने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही शक्ल सूरत के कई लोग होते हैं, मगर ये वो लड़की नहीं है जैसा कि हुलिया आपने मुझे बताया था। फैंग कहता है कि कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करके बताओ कि आखिर ये कौन है और कहाँ रहती है। उधर जिया अपना गिफ्ट देख करके बहुत खुश हो जाती है और फ्रेश होकर के नया कपड़ा पहन लेती है। तभी वहाँ पर ठरकी वांग पहुँच जाता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। वांग कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मैंने तुम्हारे भाई को पैसे दिए हैं, उसने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। जिया को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने हियरिंग नहीं पहना था, मगर वांग भी कहाँ रुकने वाला था, वो तो पुराना ठरकी था और जिया के साथ में बदतमीजी करने लग जाता है। जिया लैम्प से उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है तो वांग फौरन से उसके भाई को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी बहन यहाँ से भाग गई है, जल्दी से उसे पकड़ो, कहीं वो मिस्टर फैंग के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो भी आज इस होटल में निरीक्षण करने के लिए आने वाले हैं। जिया भागती हुई लिफ्ट में पहुंच जाती है जहाँ उसका भाई उसे मिल जाता है। जिया रोती हुई उससे कहने लगती है कि जिस कमरे में तुमने मुझे भेजा था वहाँ एक ठरकी आदमी आ गया था और मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगा था और उसने मेरी हियरिंग भी तोड़ दी, तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जिया को तो पता ही नहीं था कि वांग से भी बड़ा ठरकी तो उसका भाई था। रूई वांग को फोन करके बताता है कि आप चिंता मत करिए, मैं उसे आपके कमरे में लेकर के आ रहा हूँ। जिया रूई की लिपसिंग को रीड कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये भी वांग के साथ में मिला हुआ है। जिया भागती हुई ग्राउंड में पहुंच जाती है और वहाँ खड़े लोगों से मदद मांगती है। तभी वहाँ पर रूई भी पहुंच जाता है और लोगों से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि ये मेरी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और इसकी मानसिक स्थिति खराब है, इसीलिए अपने हस्बैंड को भैया बोल रही है। ये सुनकर के पब्लिक भी रूई की बातों पर यकीन कर लेती है और जिया को जलील करते हुए कहने लगती है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो कि अपने ही पति को भाई समझ रही हो। तभी फैंग की नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। रूई जिया को वापस से वांग को दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए जिया जी, मेरी बहन थोड़ी सी पागल हो गई है। यहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा लाचार हो जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वांग जबरदस्ती उसे कमरे में ले जाने लगता है। ये देख करके फैंग से रहा नहीं जाता और वो नीचे जाने लगता है, मगर उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे छोटे मोटे मैटर में आपको नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर के फैंग भी वहाँ से चला जाता है। वांग तो अब पागल हो जाता है और जिया को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। वहीं पास खड़ी पब्लिक भी बस मजा लेकर के देख रही थी। इधर असिस्टेंट भी फैंग को उस लड़की की सारी डिटेल देता है कि जिया एक किसान की बेटी है और लगभग 15 साल पहले बहरी हो गई थी। ये सुनकर के फैंग शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए नीचे चला जाता है और जिया को वांग से बचाता है। तो वांग फैंग को धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। चूंकि फैंग प्रेसिडेंट बनने के बाद में पहली बार होटल आया था, इसीलिए वांग उसे नहीं पहचान पा रहा था और उसे मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तब तक फैंग का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है जिसे वांग पहचानता था और वांग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या प्रेसिडेंट आ गए हैं। जिस पर असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जिसे तुम मारने जा रहे थे वही पे ग्रुप के नए प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर के तो वांग का खून सूख जाता है और वो फैंग के सामने घुटने टेक करके माफी मांगने लगता है, मगर फैंग उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे कंपनी से निकाल देता है और जेल भी भेजने के लिए कह देता है। जिसके बाद वांग जिया से माफी मांगने लगता है और उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे भाई का किया धरा है, उसने तुम्हें 2 मिलियन में मुझे बेच दिया है, जिसका वो सबूत भी दिखाता है। जिया का भाई तो पहले से वहाँ से भाग चुका था, लेकिन फैंग वांग को जेल भिजवा देता है। जिया फैंग से लिपट करके रोने लगती है और जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम बाई बर्थ बहरी हो या फिर तुम्हारे साथ में कोई हादसा हुआ था। जिया कहती है कि मेरे बहरेपन का इलाज करवाने के लिए मेरे फादर ने मुझ पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी मेरा बहरापन ठीक नहीं हो सका। जिया की बातें सुनकर के फैंग सोचने लगता है कि ये तो जिया है ही नहीं जिसकी वो तलाश कर रहा है, क्योंकि इसकी जिया अनाथ थी, उसका कोई भी परिवार नहीं था। जिया सोचती है कि फैंग कितना अच्छा इंसान है जिसने मुझे बचाया। जिया फैंग को थैंक्स कहती है और उसे कैंडी खाने के लिए देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट बताता है कि उस गुंडे का पता चल गया है जो आपको बचपन से ही मारना चाहता था। फैंग भागते हुए वहाँ पर जाता है और उसकी जम करके पिटाई करता है और उससे पूछता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने मारा था वो कहाँ है, मगर गुंडे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होते, जिस पर फैंग गुस्से से पागल हो जाता है और उसे मारने लगता है। फैंग का ये रूप देख करके गुंडा डर जाता है और बताता है कि मैंने उसे इतना मारा था कि वो अधमरी हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे नदी के किनारे फेंक दिया था। जिसके बाद एक किसान ने उसे गोद ले लिया। ये सुनकर के फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि वो किसान कौन था। इधर जिया अपने फादर के पास में बैठ करके होटल वाली घटना और रूई के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से उसने मुझे बेच
बेच दिया था। ये सब सुनकर के उसके फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि घर आने दो उस नालायक को, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जिया उन्हें कुछ भी करने से मना करती है और कहती कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तभी रूही एक आदमी को लेकर के चला आता है जिनसे वो पैसे लेकर के इनका इलाज करवा रहा था। रूही कहता है कि मेरे पास में देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए आप इनका कर्ज चुकाओ। उसके फादर कहते हैं कि इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो रूही कहता है कि फैंग के पास है ही, अपनी बेटी से कहो कि उससे 1 मिलियन उधार मांग करके मुझे दे दे। जिया कहती है कि मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती हूँ, पहले ही उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान है। गुंडा कहता है कि मैं यहाँ पर बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुम लोग सीधी तरीके से पैसे देते हो या मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊं। इतना कह करके वो गुंडा अपने आदमियों से कह करके घर का सारा सामान तोड़वाने लगता है। रूही उन्हें रोकते हुए कहता है कि ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, आप एक काम करिए कि आप जिया को ले जाइए, उसे बेच दीजिएगा, आपको 2 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। ये सुनकर के उसके फादर कहते हैं कि ऐसा मत करो, मुझे 1 महीने का समय दो, मैं 1 महीने में तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा। तो गुंडे कहते कि ये बात तो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, इस बार क्या तुम अपनी किडनी बेचोगे। इतना कह करके गुंडा उसके फादर को मारने लगते हैं। जिया से ये सब देखा नहीं जाता है और वो अपने फादर को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ जाती है, जिसके बाद गुंडे उसके फादर को छोड़ करके जिया के साथ में जबरदस्ती मारपीट करने लगते हैं। तभी फैंग भी उसके किसान को ढूंढते हुए जिया के घर आ जाता है और अकेले उन गुंडों को मार पीट करके बराबर कर देता है और अपने असिस्टेंट से कह करके जिया के फादर को हॉस्पिटल भिजवाता है और उन गुंडों को समझाता है कि दोबारा से इस घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद फैंग घर जाने लगता है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि जिया बेहोश हो गई है। ये सुन करके फैंग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिया को जब होश आता है तो वो फैंग से पूछती कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे फादर कहाँ हैं। तो फैंग कहता है कि तुम अपने फादर की चिंता मत करो, मैंने उनकी सर्जरी का सारा अरेंजमेंट कर दिया है, इस समय वो डॉक्टर की देखरेख में है। ये सुनकर के जिया काफी इमोशनल हो जाती है और फैंग से कहती है कि इतने सारे एहसान है आपके, आखिर मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगी। तो फैंग कहता है कि कोई भी एहसान नहीं है, एक बार तुमने भी मुझे लिफ्ट में बचाया था, इसीलिए हिसाब बराबर हो गया। फैंग जिया से पूछता है कि मैंने सुना है कि जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो तुम्हारे जैविक फादर नहीं है। जिया कहती है कि आपने सही सुना है, जब मैं बहरी हो गई थी तो मेरे फादर ने मुझे अपने घर से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि कोई भी मुझसे शादी नहीं करता, जिसके बाद में इन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ फैंग सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो अनाथ थी, जिसे गुंडों ने मार करके नदी के किनारे फेंक दिया था, मगर ये तो कुछ और ही बता रही है। ये सोच करके फैंग बाहर चला जाता है। फैंग के जाने के बाद में जिया वो लॉकेट निकालती है जिसे फैंग ने उसे बचपन में दिया था और वो सोचती कि क्या इसे ढूंढने में मैं फैंग की मदद मांगू। दरअसल में फैंग के बचपन का नाम सीटू था। क्या दुर्भाग्य है कि दोनों इतने पास होकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। इधर फैंग भी अपने असिस्टेंट से कहता है कि एचआर डिपार्टमेंट में कोई जगह खाली करवा करके जिया को अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दो। असिस्टेंट कहता है कि आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, ये वो लड़की नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। फैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ उसके जैसा है और मेरा दिल कह रहा है कि यही मेरी जिया है, तुम उसे एचआर डिपार्टमेंट में फौरन से रखवा दो। दूसरी तरफ एचआर डिपार्टमेंट में पता चलता है कि पहली बार नए प्रेसिडेंट ऑफिस आ रहे हैं, तो लड़कियां मेकअप करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। इनमें से आधी लड़कियां प्रेसिडेंट को फंसा करके उनसे शादी करना चाहती थी, जिसमें से सूजी सबसे मेन होती है, क्योंकि उसने नौकरी ज्वाइन ही प्रेसिडेंट को फंसाने के लिए किया था। खैर फैंग ऑफिस पहुंचता है, जिसके साथ में जिया भी होती है। ये देख करके तो सबके दिल में आग ही लग जाती है, मगर सूजी उसे पहचान जाती है, क्योंकि सूजी उसके भाई की फियांसी थी जिसने उसके भाई को छोड़ दिया था। फैंग जिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा, सब लोग इसका अच्छे से ख्याल रखेगा और इसे इसका काम सिखाने में मदद करेगा। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ लेकर के कैबिन में चला जाता है। ये देख करके तो लड़कियों के दिल में आग ही लग जाती है और ये सब आपस में बात करने लगती है कि हो सकता है कि ये वही लड़की हो जिसे ये 15 सालों से ढूंढ रहा था। अब लड़कियां जिया को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां थी जो कि फैंग से शादी करना चाहती थी, जिसमें से झाओ सबसे पहले नंबर पे थी, जो इस डिपार्टमेंट की सीनियर थी, जो कि कई सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। दूसरे नंबर पर सूजी थी, जो कि फैंग से शादी करने के लिए ही नौकरी कर रही थी। कुछ देर के बाद में झाओ जिया के पास जाती है और उसे एक फाइल देते हुए कहती है कि ये हमारी कंपनी के कस्टमर्स हैं, इन्हें देख लेना और उससे पहले हमारे लिए 2 कप चाय लेकर के आओ। कुछ देर के बाद में जिया चाय लेकर के झाओ के कैबिन में जाती है, मगर झाओ पीने से इनकार कर देती है और कहती कि इसे तुम पी जाओ। तो जिया कहती कि ठीक है, ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए मैं इसे लेकर के जा रही हूँ, अपने चेयर पर बैठ करके आराम से पी लूंगी। झाओ उससे कहती कि लेकर के कहीं भी नहीं जाना है, ये चाय तुम्हें यहीं पर पीनी पड़ेगी। जिया तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। झाओ जिया से कहती कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, पर तुम तो रातों रात यहाँ पर पहुँच गई। जिया कहती कि ऐसी बात नहीं है, फैंग ने मुझ पर तरस खा करके मुझे यहाँ पर नौकरी दी है, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। ये सुनकर के झाओ से जबरदस्ती गर्म चाय पिलाने लगती है, जिसके कारण उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। यहाँ
जहाँ पर जिया को ये बात समझ में आ जाती है कि आखिर वो उसके साथ में ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा फैंग के साथ में कोई भी अफेयर नहीं है, मैं उनसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही वो मुझे लाइक करते हैं, मैं तो बस पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मगर झाओ उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं होती। तभी सूजी झाओ को भड़काने का काम करती है और कहती है कि इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये बहरी है और मैंने सुना है कि फैंग 15 सालों से एक बहरी लड़की की तलाश कर रहे हैं। झाओ जिया को धमकाती हुई कहती है कि आज के बाद से फैंग से दूर रहोगी और हाँ, यहाँ पर जो भी कुछ तुम्हारे साथ में हुआ है उसी गलती से भी फैंग को मत बताना, वरना मैं तुम्हारी कान के साथ में तुम्हारा मुंह भी खराब कर दूंगी। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उसे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा था और वो जिया से पूछता है कि क्या बात है, ये लोग क्या तुम्हें परेशान कर रहे थे। जिया झूठ बोल देती है कि मैं चाय पी रही थी, तभी कप मेरे हाथ से छूट गया और मेरे कपड़े खराब हो गए। फैंग उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है और अकेले में पूछता है कि सच बताओ, क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। जिया कहती है कि नहीं। फैंग उसे बहुत समझाते हुए कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो तुरंत तुम मुझे बताओगी। वही सूजी भी छुप करके इनकी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि फैंग उसे लाइक करता है, जिसके बाद में वो झाओ के साथ में मिल करके उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। झाओ जिया को एक फाइल ढूंढने के लिए उसे ऑफिस की लाइब्रेरी में भेजती है और खुद आग लगा करके बाहर से गेट बंद कर देती है। जिया फौरन से फैंग को फोन करके मदद मांगती है। फैंग भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है। तब तक हर तरफ आग फैल चुकी थी। झाओ उसे अंदर जाने से रोकती है, मगर फैंग दरवाजा तोड़ करके अंदर चला जाता है और जिया को बचा लेता है। फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये आग जानबूझ करके लगाई गई है, इसीलिए इसकी अच्छे से जांच करवाओ। जिया को बचाने में फैंग भी घायल हो जाता है, जिसके बाद वो उसे लेकर के घर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये डर की वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन आपके पीठ की घाव बहुत ही ज्यादा गहरी है, इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। तो फैंग कहता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं अपने असिस्टेंट से कह करके अपने लिए कोई दवा लगाने के लिए मंगवा लूंगा। थोड़ी देर के बाद में असिस्टेंट वहाँ पर आता है और फैंग से कहता है कि आप आखिर हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके घाव बहुत गहरे हैं, अगर ये बात आपके फादर को पता चल गई तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। तो फैंग कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा तब न तुम मरोगे, इसीलिए इसके बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना और जाओ जा करके मेरे लिए कोई दवा लेकर के आओ, मैं खुद ही लगा लूंगा। तभी जिया को होश आ जाता है, पर जिया काफी डरी और काफी घबराई हुई होती है, तो फैंग उसे रिलैक्स कराता है। तभी फैंग की नजर जिया के गले पर पड़ती है और वो लाल धागा देख करके समझने लगता है कि शायद ये वही लॉकेट इसने पहना है जो कि मैंने उसे बचपन में दिया था। तभी असिस्टेंट दवा लेकर के आ जाता है और उसे लगाने के लिए फैंग को कपड़े उतारने के लिए कहता है, तो जिया कहती कि आप मुझे दे दीजिए, मैं ही मेडिसिन लगा देती हूँ। ये सुनकर के असिस्टेंट बाहर चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद में फैंग जिया से कहता है कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। तो जिया उसे दिखाते हुए कहती है कि ये कोई महंगा हार नहीं है, बल्कि मेरे फादर द्वारा दी गई ताबीज है। ये देख करके तो फैंग का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसकी दी हुई पेंडेंट नहीं थी। हालांकि उसकी दी हुई पेंडेंट भी जिया के पास ही थी, मगर उसने पहना ही नहीं था। काश कि वो पहनी होती तो आज वो उसे पहचान जाता। खैर जिया उसके घाव पर मेडिसिन लगाते हुए उसे थैंक्स कहते हुए उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, अगर आज आप ना होते तो मैं मर गई होती। फैंग का तो दिल कह ही रहा था कि जिया ही उसकी बचपन की सेवियर गर्ल है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, मगर सारे सबूत उसके खिलाफ थे और जिया एक भी बात ऐसी नहीं बोल रही थी जिससे कंफर्म हो जाए कि ये वही लड़की है। खैर फैंग उसे आराम करने के लिए कह करके वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद में ये उसका दिया वो लॉकेट निकाल करके देखती है। ये लड़की इतनी बड़ी मूर्ख थी कि जिसे पहन करके रखना चाहिए था उसे डिब्बे में बंद करके इसने रखा हुआ था। अगले दिन फैंग के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो किसी लड़की को बचाने के चक्कर में घायल हो गया है। उसके फादर फैंग से पूछते कि ये चोट तुम्हें कैसी लगी और वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम घायल हुए हो। फैंग जिया की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से उसके फादर समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है। फैंग अपने फादर को समझाने लगता है कि प्लीज पापा कुछ भी मत बोलिए, मगर वो कहाँ सुनने वाले थे। वो तो जिया को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे फंसाने के चक्कर में पड़ी हुई हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 5 मिलियन या 10 मिलियन, जितने पैसे चाहिए लेकर के यहाँ से निकलो। फैंग तो उन्हें समझाने की कोशिश करता रह जाता है, मगर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और जिया को भरपूर जलील करते हैं। उनका गुस्सा देख करके तो सारे स्टाफ और असिस्टेंट तक वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये देख करके फैंग भी जिया को समझा करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिया घर से निकल करके ऑफिस चली जाती है, जहाँ बैठ करके सोचने लगती है कि उसके फादर का गुस्सा तो सही है, क्योंकि इसकी वजह से फैंग इतना घायल जो हो गया और मैं तो यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई हूँ और बिना मतलब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं फैंग को फंसाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिया यही सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और उसे एक फाइल देते हुए कहती है कि इसे लेकर के कोल्ड स्टोर में चली जाओ, जहाँ झाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिया जैसे ही कोल्ड स्टोर पहुँचती है, झाओ उसे बेहोश कर देती है, जिसका परिणाम ये होता
होता है कि जिया अपने पैरों तक पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। झाओ उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है और कहती कि तुम फैंग से शादी करके पेई परिवार की मालकिन बनना चाहती हो ना, और तुम मुझे सिखा रही हो कि तुम पैसे कमाने के लिए यहाँ नौकरी करने आई हो। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। इधर फैंग भी अपने फादर को समझा रहा था कि आपने जिया को मार करके गलत किया है, क्योंकि आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना 15 साल पहले ही मर गया होता। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये वही लड़की है, मगर बहुत सारी चीजें उससे मैच कर रही है और मेरा दिल कहता है कि ये वही लड़की है। उसके फादर कहते कि छोड़ो अपने दिल की बातें, वो लड़की कब का मर गई होगी, अगर जिंदा होती तो अब तक तुम्हें मिल गई होती। इस बात पर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैसे छोड़ दूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो उसी की वजह से। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मगर झाओ से सावधान रहना। मुझे पता चला है कि उसी ने तुम्हारे ऑफिस में आग लगवाई थी, क्योंकि जब वहाँ पर आग लगी थी तो वही वहाँ पर मौजूद थी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। ये सुनकर के फैंग झाओ को अपने पास बुलाने के लिए ऑफिस में कॉल करता है तो पता चलता है कि झाओ कोल्ड स्टोर में है और वो जिया को कुछ समझा रही है। ये सुनकर के तो फैंग शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए कोल्ड स्टोर में पहुंच जाता है, जहाँ झाओ जिया मरा कर चुकी थी। ये देख करके तो फैंग के होश उड़ जाते हैं और उसकी गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, जिसके बाद तो वो झाओ को अच्छा सबक सिखाता है। यहाँ तक कि जिस मछली से झाओ ने जिया को मारा था वो पूरी की पूरी मछली फैंग उसे खिला देता है, जिसके बाद जिया की बिगड़ती हालत को देख करके फैंग उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के भागता है। ट्रीटमेंट के बाद फैंग जिया को समझाता है कि जितनी तुम भोली भाली हो तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे, इसीलिए तुम्हें अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जिया मुस्कुराती हुई कहती कि ठीक है, अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और खुद ही सबसे लड़ूंगी। यहाँ पर दोनों काफी क्लोज आकर के बातें करने लगते हैं और ऐसा करते हुए इन्हें सूजी देख लेती है और ये सब उससे भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो फैंग के करीब जाने का प्लान बनाने लगती है। रात में फैंग जिया को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, चूँकि वो मान लेता है कि जिया ही उसकी सेवियर गर्ल है। तभी एक तेज रफ्तार बाइक फैंग की तरफ आ रही थी, जिससे कि फैंग का एक्सीडेंट होने वाला था। तब तक वहाँ पर सूजी आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन ये सारा प्लान सूजी का ही था ताकि वो फैंग को इम्प्रेस कर सके। फैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो सूजी कहती कि मैं एक जरूरी फाइल देने के लिए आई थी और फाइल देते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फैंग उसे अपने घर लेकर के जाता है। कुछ ही देर के बाद में सूजी जब होश में आती है तो अपने सामने जिया को दिखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मैं कहाँ पर हूँ। तो जिया कहती कि फैंग का घर है और तुम्हारा इलाज हो रहा है। ये सुनकर के तो सूजी सोचने लगती कि ये तो बढ़िया है, मैं आराम से महीने भर तक अपना इलाज करवाती रहूंगी। तभी वहाँ पर फैंग आता है और बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए अपने घर जाकर के आराम करो, मैं तुम्हें 1 वीक की छुट्टी देता हूँ। ये सुनकर के तो सूजी का दिल टूट जाता है और वो धीरे से थैंक्स कहते हुए वहाँ से चली जाती है। चूँकि वो बीमार तो थी नहीं, इसीलिए अगले दिन वो फैंग के घर पहुँच जाती है और फैंग के लिए स्पेशल सूप बनाती है और उसे पीने के लिए देनी चाहती है, जहाँ वो फैंग के पास में हाफ पेंडेंट देख लेती है, जिसका हाफ पार्ट उसने जिया के पास में देख रखा था। ये देख करके सूजी समझ जाती है कि जिसे ये 15 सालों से ढूंढ रहा है वो कोई और लड़की नहीं बल्कि जिया ही है। खैर कमरे में जाकर के सूजी तैयार होने लगती है, क्योंकि उसने सूप में कुछ मिलाया था और ऐसा करते हुए जिया ने उसे देख लिया था, मगर फैंग को भी सूजी पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो उसका दिया वो सूप नहीं पीता है। जिया सूजी के कमरे में जाती है और उससे पूछती कि तुमने सूप में क्या मिलाया था। इस बात पर दोनों लड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जिया का पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे मौका पाकर के सूजी उठा लेती है और हाथ जोड़ करके जिया से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उसका काम तो हो चुका था, वो जिया का पेंडेंट चुरा चुकी थी। अगली सुबह फैंग सूजी के साथ बैठ करके बातें कर रहा था। ये देख करके तो जिया का खून ही जल जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फैंग कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना जिसने मेरी जान बचाई थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सूजी ही है। यहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब फैंग लिफ्ट से निकल रहा था तब सूजी उससे टकरा जाती है और जानबूझ करके पेंडेंट नीचे गिरा देती है। पेंडेंट देख करके फैंग शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिसके बाद सूजी पूरी कहानी बता देती है। तो फैंग तुरंत उसके हाथ पर पड़े निशान को देखता है, जिसे सूजी ने खुद से बना लिया था। फैंग उसके बहरेपन के बारे में पूछता है तो सूजी बताती है कि चोट लगने की वजह से मैं बहरी हो गई थी, जिसका इलाज मेरे फादर ने करवाया था, तो अब मैं ठीक हो गई हूँ, मगर अभी भी कभी कभी दर्द होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जिया ये सब सुनकर के शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि क्या यही वो लड़की है। फैंग जिया के सामने सूजी से कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था वो करने का समय आ गया है, अब मैं बहुत ही जल्द तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर के तो सूजी बहुत खुश हो जाती है और कहती कि आज रात का खाना मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जिया मेरे साथ में हेल्प करवाएगी। खाना बनवाना तो एक बहाना था, असल में तो जिया को घर से बाहर निकलवाना था। किचन में खाना बनाते समय सूजी जानबूझ करके अपने ऊपर गरम दलिया गिरा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाजें
आवाज ही सुनकर के फैंग ऊपर आता है, जिससे वो बताती है कि जिया मुझे जान से मारना चाहती है, इसीलिए उसने मेरे ऊपर गरम दलिया फेंक दिया है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। ये सुनकर के जिया भी हैरान हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। फैंग जिया को डांटने लगता है तो जिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मगर अब फैंग भी जिया की बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। जिया कुछ बताती इससे पहले सूजी अपना कान पकड़ करके रोने लगती है और कहती कि मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है, तो फैंग उसे फौरन से लेकर के हॉस्पिटल भागता है। अगले दिन फैंग असिस्टेंट को बताता है कि मुझे मेरी जिया मिल गई है, तो असिस्टेंट पूछता है कि वो कौन है। फैंग कहता है कि सूजी ही वो लड़की है। सूजी का नाम सुन करके तो असिस्टेंट अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि अचानक से वो कैसे मिल गई, जैसा डिटेल आपने मुझे बताया था वैसा तो कुछ भी सूजी से नहीं मिलता जुलता है। असिस्टेंट को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सूजी ही वो लड़की है। वो फैंग से कहता है कि उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए किसी को आप उसके घर क्यों नहीं भेज देते हैं। फैंग कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी प्रूफ मुझे चाहिए थे वो सब उसने दिए हैं। उसने बताया है कि उसके फादर ने उसके कान का अच्छे से इलाज करवाया था, जिसकी वजह से उसका बहरापन ठीक हो गया है और वो पेंडेंट भी उसी के पास में है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। जिस पर असिस्टेंट पूछता है कि फिर आप जिया का क्या करेंगे। फैंग कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, वो जैसा काम कर रही है वैसा करती रहेगी, बाकी शादी मैं सूजी से ही करूंगा। ये सुनकर के असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इधर घर पर सूजी जिया को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए हमेशा झगड़ा करती रहती है। अभी जब वो देखती कि फैंग घर पर आ गया है तो वो जानबूझ करके सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और रोती हुई फैंग को बताने लगती कि उसने मुझे धक्का दिया है, वो नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं। अब सिचुएशन ऐसी रहती कि फैंग की नजर में जिया साफ गलत दिख रही थी, क्योंकि सूजी को उसने गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था। फैंग जिया को बहुत ही ज्यादा डांटता है और सूजी को लेकर के कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद में जिया कमरे में जाती है और सूजी को फैंग के साथ में देख करके बहुत हर्ट होती है और उससे सूप वाले झगड़े के लिए माफी मांगती है। सूजी इनडायरेक्टली जिया से कहती कि माफी मांगना है तो नील डाउन होकर के मांगो, दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिया फैंग को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि मेरा यकीन करो, मैंने इसे नहीं गिराया था, ये खुद से गिर गई थी। तो फैंग कहता है कि अब और झूठ मत बोलो, इसे मैंने गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर दोनों में काफी बहस होती है, मगर फैंग जिया की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और उसे डांटते हुए नील डाउन होकर के माफी मांगने के लिए कहता है। जिया कुछ बोलती नहीं है और नील डाउन होकर के उस गलती की माफी मांगती है जो कि उसने किया ही नहीं था। अगले दिन फैंग जिया के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर जिया उससे बात नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम गलत थी, इसीलिए मैंने तुम पर गुस्सा किया था और सूजी से माफी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि तुमने सूजी को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दिया था। जिया कहती कि वाह क्या बात है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ना ही मैंने उसे धक्का दिया था और ना ही मैंने उसके ऊपर सूप फेंका था, ये सब उसने खुद जानबूझ करके किया था। तो फैंग कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा। जिस पर जिया कहती है कि क्योंकि वो आपको लाइक करती है और मुझसे नफरत करती है, वो चाहती है कि मैं आपके साथ में ना रहूं और आप भी तो उसे लाइक करते हैं। तो फैंग कहता है कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मैं बस अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन में उसने मुझे बचाया था और मैं जिसे लाइक करता हूँ वो लड़की तुम हो। ये सुनकर के जिया पीछे हट जाती है और कहती कि मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर बस एक और एहसान कर दीजिए। सूजी ने मेरा पेंडेंट चुरा लिया है, बस उससे मेरा पेंडेंट मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि वो मेरे बचपन की निशानी है। इतना कह करके जिया वहाँ से चली जाती है। पेंडेंट की बातें सुन करके तो फैंग सोच में पड़ जाता है और जिया की कही हर एक बात को गौर से सोचता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और फैंग से पूछता है कि क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। फैंग कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे सूजी के करीब जाने का मन नहीं करता है और उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है। वहीं जिया मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसके साथ रहने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर आप उसके साथ में क्यों रह रहे हैं। फैंग कहता है कि क्योंकि उसने मुझे बचाया था और तब मैंने उससे वादा किया था। असिस्टेंट कहता है कि क्या प्रूफ है कि सूजी ही वही लड़की है जिसने आपको बचाया था। तो फैंग कहता है कि उसके पास में वो पेंडेंट है जो कि मैंने उसे बचपन में दिया था। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि अगर मैं वो पेंडेंट आपको देता तो क्या आप मान लेते कि मैंने ही आपको बचाया था। पेंडेंट पाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर कोई बड़ी साजिश। इतना कहकर के वो फैंग को एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ये फोटो हमें जिया के ओरिजिनल घर से मिला है। फोटो देख करके फैंग जिया को पहचान जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके माता पिता को यहाँ पर लेकर के आओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अपनी बेटी को पहचान लेंगे। वहीं सूजी छुप करके इनकी सारी बातें सुन लेती है और अपने हिसाब से अपना प्लान बनाने लगती है। उधर जिया बार में बैठ करके ड्रिंक कर रही थी, तभी उसके पास में एक लड़का आता है और उसे उसकी बचपन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, मगर फोटोज देख करके वो इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से मिलने के लिए उसके साथ होटल चली जाती है, जहाँ वो लड़का उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है।
दरअसल में सूजी की साजिश थी जिया को बदनाम करने की। इधर सूजी जानबूझकर के फैंग से टकरा जाती है और अपना फोन नीचे गिरा देती है ताकि फैंग दूसरे आदमी के साथ में जिया की फोटो देख ले, और होता भी यही है। फैंग सूजी से पूछता है कि ये कैसी फोटो है, तुम्हारे पास में कैसे आई। सूजी कहती कि मुझे क्या पता, मेरे एक कुलीग ने मुझे भेजा था और वो बता रहा था कि पैसे के लिए ये लड़की किसी आदमी के साथ में होटल में सो रही है। ये सुनकर के फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से पता लगाओ जिया कहाँ पर है और किस होटल में है। असिस्टेंट पता लगा लेता है और फैंग को अपने साथ लेकर के चला जाता है। जहाँ फैंग जिया को उस गुंडे से बचाता है तो वो गुंडा कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिया कहती कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, ये मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर के आया था। तो सूजी कहती कि अरे इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें उससे प्यार था तो हम लोग को बता देती, हम लोग तुम्हारी शादी करवा देते। ये सुनकर के तो जिया का खून ही खोल जाता है और वो सूजी को एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती कि ये सब तुमने ही करवाया है ना, ये तुम्हारा ही आदमी है ना। तभी वो लड़का जिया को 2 मिलियन देते हुए कहता है कि ये पैसे रखो और अपने फादर का इलाज करवा लेना और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर के फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को एक पंच मारते हुए कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से, कभी भी दोबारा मुझे दिख मत जाना। जिया फैंग को अपने माता पिता की फोटो दिखाती हुई कहती है वो लड़का मुझे यही फोटो दिखा करके अपने माता पिता से मिलवाने के लिए यहाँ पर लाया था और यहाँ ला करके मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगा। फोटो देख करके सूजी इस फोटो को छीन लेती है और कहती है कि ये तो मेरे माता पिता की फोटो है, आखिर तुम्हें कहाँ से मिल गई। यहाँ पर तीनों के बीच में जबरदस्त नौटंकी शुरू हो जाती है। फैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तभी असिस्टेंट जिया के माता पिता को लेकर के वहाँ पर आ जाता है। अपनी माँ को देख करके जिया काफी इमोशनल हो जाती है, वहीं उसकी मदर भी उसे देख करके काफी इमोशनल हो जाती है। इतने में सूजी रोते हुए माँ को अपने गले से लगा लेती है। दरअसल में जिया के फादर को सूजी ने पैसों से खरीद लिया था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा लालची इंसान था और यहाँ पर दोनों जिया को पहचानने से इनकार कर देते हैं और सूजी को अपनी जैविक बेटी बता देते हैं। यहाँ पर फैंग और उसका असिस्टेंट कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और असली और नकली की पहचान में दोनों उलझ करके रह जाते हैं। इस बात से जिया इतनी हर्ट हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फैंग उसे फौरन से लेकर के घर भागता है। सबके जाने के बाद में सूजी जिया के फादर से मिलती है और उनसे कहती कि ज्यादा ओवर एक्टिंग मत किया करो वरना मैं एक भी पैसे नहीं दूंगी। सूजी उसे 1 मिलियन देते हुए कहती कि शादी के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगी, तब तक के लिए गायब हो जाओ, कभी भी किसी को मत दिखना, जब मैं बुलाऊंगी तभी आना। तो जिया के फादर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं इससे भी बढ़िया एक्टिंग करूंगा। इधर चेकअप के बाद में डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, किसी गहरे सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई थी, कुछ टाइम में होश में आ जाएगी। तभी सूजी कहती कि आखिर कब तक आप इसकी देखभाल करते रहेंगे, इसे इसके घर भेज दीजिए। फैंग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब इसे इसका बॉयफ्रेंड मिल ही गया है जो कि इसके फादर का इलाज भी करवा रहा है, तब इसे मेरी क्या जरूरत है, जब ये होश में आ जाएगी तब मैं इसे इसके घर भेज दूंगा। तब तक जिया आँख खोल देती है और फैंग से कहती कि क्या आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं। फैंग कहता है कि तुम मेरे साथ में रहने का अधिकार खो चुकी हो, मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, तुमने मुझे हर बार धोखा दिया है। जिया कहती कि प्लीज एक बार मेरी बातों पर यकीन करिए, वो पेंडेंट मेरा है और वो मेरे माता पिता थे, पता नहीं उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। लेकिन फैंग उसकी एक भी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसमें इसकी गलती भी क्या थी जब उसके खुद के माता पिता ने उसे धोखा दे दिया था। फैंग कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। फैंग की इस बात से जिया टूट जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी और बचपन में इसने उसे बचाया था या नहीं इस बात से ये अभी तक अनजान थी, क्योंकि फैंग के बचपन का नाम सीटू था। मगर अब जिया फैंग से बहुत प्यार करने लगी थी। जिया रात में घर छोड़ कर के जाने लगती है और सोचती कि जाने से पहले मैं एक बार फैंग से मिल करके जाऊं, मगर फैंग तो नहीं मिलता बल्कि सूजी उसे देख लेती है और उसे लगता है कि कहीं फैंग उसे घर में वापस न बुला ले, इसीलिए वो उसे ड्रिंक पिलाने लगती है और खुद बाहर जाकर के जिया से कहती कि सामान पैक कर लियो तो यहाँ से निकल जाओ, अब किसका इंतजार कर रही हो। तो जिया कहती कि आखिरी बार मुझे फैंग से मिलना है। सूजी कहती कि जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया है तुम उससे मिलकर के क्या करोगी, और वैसे भी जब तुम्हारे जैविक माता पिता ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है तो फिर इस 4 दिन के आशिक से तुम क्या उम्मीद लगा रही हो। ये सुनकर के जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर सूजी जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर के फैंग बाहर आ जाता है और उसे जलील करते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ जाकर के अपने फादर का इलाज करवाओ। ये सुनकर के जिया बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और उसका दिया हुआ हियरिंग तोड़ करके वहाँ से चली जाती है। जिया के जाने के बाद में फैंग उसकी याद में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है क्योंकि उसे बहुत गिल्ट हो रहा था कि आखिर उसने जिया को क्यों डांटा। वो अपने आप से बातें करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम्हें मुझे पसंद क्यों आती हो, मुझे सूजी के करीब जाने का दिल क्यों नहीं करता है। दरअसल में फैंग तब बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था जब उसने
उसने किसी और आदमी के साथ में जिया को होटल रूम में देखा था, क्योंकि उस लड़के ने उससे कहा था कि ये अपने फादर के इलाज करवाने के लिए मुझसे पैसे मांगने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर सूजी आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। फैंग को सूजी में ही जिया दिखने लगती है, मगर वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर चुका था कि वो बेड पर गिर करके सो जाता है। अगले दिन सूजी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड रूई मिलता है और कहता है कि इतने दिन से तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो सूजी कहती कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है, कहीं और चल करके बात करते हैं। दरअसल में रूई के पास में पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से सूजी ने उसे छोड़ दिया था। रूई उसे अपने साथ कमरे में लेकर के जाता है और कहता है कि अमीर बनने के बाद में ये मत भूल जाना कि तुम मेरे साथ में सो चुकी हो, मेरा भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि फैंग मेरी बहन को लाइक करता है और तुमने उसे रास्ते से हटाया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वही उसकी सेवियर गर्ल है। अगर मैं ये बात उसे बता दूँ तो क्या होगा। ये सुनकर के सूजी भीगी बिल्ली बन जाती है और कहती कि प्लीज उसे कुछ भी मत बताना, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो रूही कहता है कि 2 दिन में मेरे अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर कर देना, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ जिया के फादर उसे समझाते हैं कि इतनी कम एज में तुमने इतने सारे कर्ज क्यों ले लिए हैं, ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो जिया कहती है कि ऐसा मत बोलिए, ये जिंदगी आपकी बचाई हुई है, अगर आपने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं कब का मर गई होती। इस समय आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, दुनिया की कोई भी चीज आपकी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके फादर उसे अपनी जिंदगी भर की बचत देते हुए कहते हैं कि इसे अपने भाई से छुपा करके रखना, मैंने ये पैसे तुम्हारी शादी के लिए बचा करके रखे थे, अगर ये बात रूही को पता चल जाएगी तो वो तुमसे झगड़ा करेगा। जिया इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो बाहर जाकर के रोने लगती है। तभी उसके पास में एक बच्ची आती है और उसे चुप कराती है। जिया उसे भी कैंडी खाने के लिए देती है। फैंग भी हॉस्पिटल में रहता है और वो जिया को कैंडी देते हुए देखता है। असिस्टेंट कहता है कि जब आपने इसे घर से निकाल ही दिया है तो फिर इसके पीछे पड़ने का क्या मतलब है। इधर सूजी फैंग की तिजोरी साफ करने में लगी हुई थी और उसमें से वो एक महंगा ब्रेसलेट चुरा लेती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि मुझे चॉकलेट खाना था, इसीलिए मैं आपकी चॉकलेट का बॉक्स ढूंढ रही थी। फैंग तो एक नंबर का गधा था, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सामने तो रखा हुआ है, जितना खाना है निकाल लो। सूजी एक चॉकलेट निकाल करके वहाँ से जाने लगती है तो फैंग उसे रोक करके दूसरी चॉकलेट खाने के लिए देता है। तो सूजी कहती है कि ये चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे बचपन में खाया करती थी। और यही बात फैंग को खटक जाती है, क्योंकि जिया आज भी इसी चॉकलेट को खाती थी और सबको बांटती भी थी, क्योंकि ये चॉकलेट फैंग बचपन में खाया करता था और उसे बहुत पसंद था। फैंग असिस्टेंट से कहता है कि जरा ठीक से इसकी जांच करवाओ और इसके माँ बाप को उठा करके लाओ, क्योंकि मुझे इस पर भी शक हो रहा है। दूसरी तरफ सूजी वो ब्रेसलेट लेकर के रूही के पास जाती है और उससे कहती है कि अभी मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर ये बात फैंग को पता चल जाएगी तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए 1 बिलियन से भी ज्यादा का कीमती सामान लेकर के आई हूँ, जिसे बेच करके तुम पूरी जिंदगी ऐश से जी सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें जिया को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा। रूही कहता है कि अगर मैं ये काम ना करूँ तो तुम क्या करोगी। सूजी कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ब्रेसलेट चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगी और तुम जेल चले जाओगे और तुम्हारी बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा कि तुमने चोरी नहीं किया है। ये सुनकर के तो रूही सोच में पड़ जाता है और सूजी की जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है और स्पेशली उनसे कहता है कि ये ऑर्डर जिया के हाथों से डिलीवरी करवाना। इधर असिस्टेंट जिया और उसके माँ बाप के डीएनए रिपोर्ट को दिखाता है, जो कि 100% मैच कर रहा था, और वो बताता है कि जिया का जैविक फादर एक नंबर 1 का ठरकी और लालची इंसान है, जो कि पैसों के लिए सूजी को ये अपनी बेटी बना लिया था और जिया को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सुन करके तो फैंग अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है। तो असिस्टेंट उसे समझाता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, सूजी ने बहुत चालाकी से आपके साथ में गेम खेला है, इसलिए ये अफसोस करने का समय नहीं है बल्कि जिया को ढूंढने का समय है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। इधर जिया खाना लेकर के रूम में पहुंचती है और अपने भाई को देख करके बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, पापा आपको कब से ढूंढ रहे थे, अभी आप मेरे साथ चलिए, आपको देख करके वो बहुत खुश हो जाएंगे। पर जिया को कहाँ पता था कि रूही भाई के रूप में एक भेड़िया था। तब तक सूजी भी वहाँ पर आ जाती है और फैंग को लेकर के बकवास करना शुरू कर देती है। रूही जिया को मारने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन तब तक वहाँ पर फैंग पहुँच जाता है। सूजी फैंग को देख करके रोने लगती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसका भाई रूही उसे मारना चाहता है। फैंग कहता है कि बहुत एक्टिंग कर चुकी हो, अब अपना नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जिया के माता पिता को लेकर के आ जाता है। फैंग जिया को उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल भिजवाता है। जिया के फादर सूजी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं इनसे डर गया था, इसीलिए मैंने इन्हें सब कुछ सच बता दिया। इस बात पर सूजी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे धोखा देने की। थप्पड़ खाने के बाद तो फादर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रूही भी कहने लगता है कि मैंने भी कुछ नहीं किया है, सब इसने मुझसे करवाया है, इसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। सूजी उसे भी एक थप्पड़
थप्पड़ मारते हुए फेंग से कहती है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी और के बारे में सोचे, मगर आप दिन भर जिया के ख्यालों में खोए रहते थे। ये सुनकर के फेंग उसे एक थप्पड़ मार देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे जंगली जानवरों के सामने फेंक दो, ये इंसानों के बीच में रहने के लायक नहीं है। इतना कह करके वो जिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है, मगर जिया तो भड़क जाती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ। फेंग कुछ बोल नहीं पाता है और वहाँ से उठ करके चला जाता है क्योंकि जिया का गुस्सा भी जायज था। तभी जिया को पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे लगता है कि ये काम फेंग ने करवाया है। कुछ देर के बाद में जब फेंग वहाँ पर आता है तो वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ में कर लो, लेकिन मेरे फादर को छोड़ दो, वो पहले से बीमार है, अगर उन्हें समय पर दवा नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। तो फेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर को किसने किडनैप करवाया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी उसके पास में सूजी का फोन आता है और वो बताती है कि जिया के फादर को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो उसे लेकर के यहाँ आ जाओ। फेंग भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसके सामने चाकू फेंकते हुए कहती है कि इसे उठाओ और अपना काम तमाम कर लो। फेंग चाकू उठा लेता है तो जिया उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फेंग कहता है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, जिसका कर्ज मैं तुम्हारे फादर की जान बचा करके उतारना चाहता हूँ। खैर बातों में उलझा करके फेंग पासा पलट देता है और गुंडों से फाइट करके उसके फादर को बचा लेता है। इतने में सूजी फेंग के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती है। ये देख करके जिया फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो खुद ही घायल हो जाती है। फेंग उसे हॉस्पिटल लेकर के भागता है जहाँ उसे 5 दिन तक होश नहीं आता है और फेंग वहीं पर बैठ करके उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि सूजी पागल हो गई है, जिसे पुलिस ने पागल खाने भेज दिया है। वहीं इसके भाई रुई का काम तमाम करके हमने जंगल में फेंक दिया है। इतना कह करके वो उसे रिपोर्ट दे करके चला जाता है। अगले दिन जिया जब होश में आती है तो फेंग उससे माफी मांगता है तो जिया कहती कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे गुस्सा नहीं थी। ये सुनकर के फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे लेकर के घर चला जाता है। फेंग ने जिया के स्वागत के लिए घर को अच्छे से सजा दिया था, जिसके बाद में फेंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद में इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहाँ जिया की मदर भी उसे आशीर्वाद देने पहुंच जाती है, जिन्हें देख करके उसके फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहती कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। उसकी मदर कहती कि गुस्सा मत होइए, मैं बस आशीर्वाद देने आई हूँ। जिया अपने फादर की फीलिंग समझती थी, इसीलिए वो उन्हें हटाने के लिए उनसे कहती है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जरा सा जा करके देखिए। ये सुनकर के उसके फादर बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है, मगर उसकी माँ कुछ बोलती नहीं है और उसे एक लेटर दे करके चली जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे फादर के हाथों मजबूर थी, वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देते थे और मुझे हमेशा ही जान से मारने की धमकी देते थे। जिया लेटर पढ़ी रही थी, तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के बताता है कि जल्दी से चलिए, शादी शुरू होने वाली है। जिसके बाद में जिया और फेंग की शादी हो जाती है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।